तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न विद अभिनव एंड शशांक। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट में एपी भी बोला जाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना आप लोग के लिए नया चीज है। ठीक है, तो इसको बताते हैं। अब देखिए, स्टार्ट करो। पहले इतना लंबा छोड़ा, भाषण आ गया। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि बहुत सारे नंबर्स को, है ना, एक सिस्टम में कैटेगराइज किया जाता है ना। एक सिस्टम में क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। और जैसे यहाँ लिखा है, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, 2 लिखा हुआ है। अब 2 में मैं 1 ऐड कर दूं, क्या हो जाएगा 3, 3 में मैं 1 ऐड कर दूं 4, 4 में ऐड कर दूं 5। ऐसे ही करते 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 ये चलता जाएगा। तो ये एक एपी हुआ, ये क्या हुआ है, एपी हुआ, है ना, जिसमें कुछ in which each turn is obtained by adding a fixed number। यहाँ पे फिक्स नंबर क्या है, 1। 1 को मैं हर ईच टर्म में, और एपी में जो नंबर्स होते हैं जैसे 2, 3, 4, 5, इनको टर्म्स बोला जाता है। तो उन टर्म्स में कोई एक फिक्स नंबर्स को जो हम लोग ऐड करते हैं ताकि नेक्स्ट टर्म हम लोग को पता चल सके, वही तुम्हारा एपी होता है। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, और वो जो फिक्स नंबर होता है जो इनको ऐड करते हैं उनको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और कॉमन डिफरेंस जो होता है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया। उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हर टर्म के लिए सेम होगा। जैसे ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, है ना। टर्म को ए से दिखाते हैं, जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है अगर ध्यान से देखो तो। इसका मतलब यही हुआ कि जो थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करने पे जो आएगा, वही फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म में से माइनस करने पे आएगा। यही तुम्हारा कॉमन डिफरेंस हो गया, एपी होता है। एपी में हर नंबर को टर्म कहते हैं। ईच ऑफ द नंबर इज लिस्टेड एज टर्म। जैसे कि अब मान लो यहाँ पे, अब क्वेश्चन के माध्यम से समझो और असली में क्या होता है। जैसे एक कोई हमको एपी दिया हुआ है 100, 70, 40, 10 ऐसे दिया हुआ है। अब हम लोग को बोल रहा है कि राइट द फर्स्ट टर्म ए। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का, ये वाला 100। तो ए तुम्हारा इसमें हो गया 100। एंड द कॉमन डिफरेंस का क्या तरीका बताया, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो 70 माइनस 100 कितना आ जाएगा, -30। 70 माइनस 100 -30, यही तुम्हारा कॉमन डिफरेंस हो गया। कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस को डी के द्वारा डिनोट किया जाता है। और जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म को ए के द्वारा डिनोट किया जाता है। फर्स्ट टर्म को ए के द्वारा डिनोट किया जाता है और कॉमन डिफरेंस को डी के द्वारा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी एंड इफ दे आर इन एपी राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब हमको पता करना है कि कौन सा इनमें से एपी में है। तो जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा वो एपी में होंगे। जैसे देखो 4, 10, 16, 10 में से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा, 6। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 6। 16 में से 10 को घटाएंगे 6, है ना, 6 हो गया। अब यहाँ पे ये देखो कॉमन डिफरेंस तुम्हारा सेम है, 6 6, इसका मतलब ये तुम्हारा एपी में है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स बोल रहा है, तो 22 प्लस 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा 28। 28 प्लस 6 कर देंगे तो नेक्स्ट हम लोग को पता चल जाएगा। फिर उसी में और 6 ऐड करेंगे तो उसका अगला टर्म पता चल जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। उसी तरह से सेकंड में 1 -1 -3 -12 डॉट डॉट। अब -1 में से 1 को घटाते हैं तो क्या आता है -2। -3 में से -1 को घटाते हैं तो क्या आता है -4। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं हम, सॉरी सॉरी। -1 में से 1 को हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, तो कितना बनता है -2। और -1 में से 1 को घटा दिया। अब -3 में से हम लोग -1 को क्या करेंगे, घटाएंगे।
तो क्या बनता है -2, -2 ही बनेगा। तो यानी कि ये भी तुम्हारा किस में है, एपी में है, ये भी तुम्हारा किस में है, एपी में है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, -2। अब इस -5 में प्लस कर देंगे -2, तो क्या बन जाएगा अगला टर्म -7। उसी तरह से उसमें -2 ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगा -9, ऐसे कर करके। समझ में आया। अब इसमें देखते हैं, जैसे थर्ड में 2 में से -2 को घटा देंगे, 2 में से माइनस करेंगे -2 को, तो क्या आ जाएगा 4, 4 आएगा। उसी तरह से -2 में से अगर हम लोग 2 को घटा देते हैं, 2 को घटा देते हैं, घटा देते हैं, तब भी क्या आता है -4 आता है। तो ये भी तुम्हारा क्या है, एपी में है। लेकिन जैसे यहाँ देखो, 1 में से 1 को घटाओगे 0, 1 में से 1 को घटाओगे 0, लेकिन 2 में से 1 को घटाओगे तो क्या आएगा 1। यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस इसमें सेम नहीं है, तो यहाँ पे ये एपी में नहीं होगा। इसमें देखो √3, √6, √9। अब जैसे √3 है, √6 है, √9 है और आगे √2 है, ठीक है। तो ये √3 को तो हम लोग √3 ही रखेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 4√3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4√3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पहले बताओ। अब देखो इसका फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब इसका कॉमन डिफरेंस पता कर दो, 2 रूट -1, 1, यानी इसका कॉमन डिफरेंस √3 होगा। जैसे 3 में से भी 2 को माइनस करो, 3 - 2 √3 माइनस कर देंगे, समझ रहे हो, वही हो जाएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस अगर तुम्हारा सेम हो जाए, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए, अगर सेम हो जाए तो मतलब वो टर्म सब एपी में है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम ना हो तो एपी में नहीं है। और जो कॉमन डिफरेंस होगा उसी को, है ना, हर टर्म जो लास्ट वाला टर्म हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा उससे में ऐड करेंगे तो अगला टर्म हम लोग को पता चलता जाएगा। समझ में बात आ गई। अगला चीज है, इसमें क्वेश्चन ही होगा सीधे। अब क्या और आगे बोल रहा है, कोई भी एक टर्म है जिसका फर्स्ट टर्म ये इतना इतना। अच्छा, अब कोई भी टर्म है, किसी भी टर्म का जैसे फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड कॉमन डिफरेंस दिया है, तो उस एपी में कितना टर्म्स है। मतलब जैसे कोई एपी है 2, 3, 4, 5, है ना, डॉट 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 डॉट, मान लो 100 तक है। तो इस एपी में कितना टर्म्स है, यानी कितने नंबर्स हैं, वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है, कहाँ गया ये, तो ये उसका फॉर्मूला होता है। हमको लगता है फॉर्मूला समझ गए होगे। ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस और एन मतलब नंबर ऑफ टर्म। ए एन तुम्हारा होता है वो वाला टर्म कौन सा होगा, ए एन टर्म कौन सा होगा। इसको हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं एपी का। जैसे कोई एपी है जिसमें m टर्म्स है, जैसे if there are m terms in AP, then am represent the last term which is sometimes also denoted by l। मतलब अगर कोई टर्म जो है, कोई एपी है जिसमें m टर्म्स है, मतलब m टर्म्स है ना, तो ए एम जो होता है ना वो लास्ट टर्म को डिनोट करता है। ए एम किसको डिनोट करता है, लास्ट टर्म को, जिसको जनरली एल के द्वारा भी डिनोट किया जाएगा। अभी आगे बताते हैं इसको। इतना बात समझ में आए तो फॉर्मूला क्या हो गया जनरल टर्म का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन इस पे बनाएंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है, फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का टेंथ टर्म निकालना है तो सिंपल तरीका A10 निकाल देना है। A10 क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हो गया। A10 हमें पता चल गया। अब a क्या है, फर्स्ट टर्म तुम्हारा 2, तो 2 को डाल दो, 2 प्लस
एन क्या है तुम्हारा, एन यहाँ से पता चलता है ना, जो ए एन मैंने लिखा है वो ए एन में से यही वाला एन तुमको पता करना है, तो वो 10 है, तो 10 - 1। और डी क्या है तुम्हारा, 7 - 2 करेंगे, 7 - 2 तुम्हारा 5। समझ में आया? तो ए 10 क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करते हैं। ए 10 है 2 + 10 - 1, तो 2 + 50 - 5, तो 50 + 2 52, 52 - 5 करोगे 47, यही तुम्हारा क्या होगा 10 वर्ड, मतलब ये जो एपी है इसका 10th टर्म तुम्हारा क्या होगा 47। समझ में आया? विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज -81। अब -81 टर्म कौन सा होगा, टर्म मतलब ए एन, इसमें तुमको एन का पूछ रहा है, विच टर्म कौन सा टर्म होगा, हाउ मेनी टर्म्स नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कौन सा टर्म, यानी कौन सा नंबर होगा इस एपी का जो कि -81 होगा, इसमें तुमको एन का वैल्यू पूछ रहा है। तो एन का वैल्यू पता करने के लिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करेंगे। ए तुमको दिया हुआ है -81, उसको पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू आपको दिया है 21, 21 यहाँ रखिए, प्लस एन का वैल्यू क्या हो जाएगा वो निकालना ही है भाई, वो तो निकालना ही है। डी क्या होगा, 18 में से 21 को अगर हम लोग घटा दें तो क्या बचेगा -3, तो -3 आपका डी हो जाएगा। तो इसी को आगे फर्दर सॉल्व कीजिए, -81 और -21 इज इक्वल टू n - 1 टाइम्स -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -102, तो माइनस से माइनस पहले कट जाएगा, यहाँ पे 102 इज इक्वल टू n - 1 होगा, ये 3 इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा n का वैल्यू कितना हो जाएगा 102, यहाँ पे 3 बचा, और 3 से 102 को करेंगे तो 34 + 1 इज इक्वल टू 35। एन का वैल्यू कितना आ गया 30। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। मतलब इसमें आपको एपी ही निकालने को बोल रहा है। एपी अगर कहीं किसी क्वेश्चन में बोले ना कि अगर एपी निकालना है तो सबसे अच्छा तरीका आपको क्या चाहिए, बस दो चीज, कौन दो चीज, कॉमन डिफरेंस एक चाहिए और एक चाहिए फर्स्ट टर्म। अगर हम लोग को ए पता चल जाए यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो एपी का पूरा कुंडली निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म जैसे अगर हम लोग को मान लो फर्स्ट टर्म पता चलता है ए, तो अगला टर्म क्या होगा ए प्लस डी, फिर उसका अगला टर्म क्या होगा ए प्लस 2 टाइम्स डी, 2 टाइम्स डी, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर बेटा। अब देखो क्वेश्चन क्या देता है, एपी हुज थर्ड टर्म इज 5, यानी कि तुमको ए 3 दे दिया है कितना 5, एंड सेवेंथ टर्म इज 9, ए सेवेंथ कितना दिया है तुमको 9, 9 दिया हुआ है। जल्दी से निकाल लो। ए 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस n - 1, यानी ए प्लस 2d इज इक्वल टू 5, है ना। ए प्लस n - 1 इंटू डी, जो अभी फॉर्मूला लिखे थे उसी पे किए हैं। ए 3 को ऐसे लिख सकते हैं ना। ए 7 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 6d इज इक्वल टू 9। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो ए कट जाएगा। 6 में से 2 गया -4d, और 9 में से गया तो -4, इसको इसको काट देंगे। डी को हम लोग को पता चल गया 1। अब डी का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट में ही डाल देते हैं, फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट में ही डाल देते हैं। तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 3, a का वैल्यू 3 हो गया, d का वैल्यू 1 हो गया, तो ap क्या हो जाएगा तुम्हारा 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, डॉट डॉट डॉट, हो गया। ap पता चल गया, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट नंबर्स ऑफ द एपी दिस। 301 इसका टर्म है कि नहीं, तो टर्म आने के लिए हम लोग को n का जो वैल्यू होना चाहिए वो हम लोग को इंटीजर आना चाहिए। n का वैल्यू हमेशा जो बोलेगा ना, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है। अच्छा एक बात बताओ, क्या नंबर ऑफ चीज
कोई भी चीज होता है जो नंबर होता है, जैसे नंबर ऑफ पेंसिल्स, नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ बुक, ये सारा कभी फ्रैक्शन में आ सकता है, कभी डेसिमल में आएगा कि मेरे पास 50.3 बुक्स है, मेरे पास 50.5 पेंसिल्स है, ऐसा तो नहीं होता है। तो एन का जो वैल्यू आता है ना वो हमेशा किस में आता है, इंटीजर में। एन का वैल्यू हमेशा किस में आता है, इंटीजर में आता है। समझ में आया? तो इसमें देखो 301 इस टर्म, तो चेक करते हैं 301 इज इक्वल टू ए टाइम्स एन माइनस वन। एन का वैल्यू हम लोग को पता ही करना है, डी। 301 इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है 5 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू क्या है 11 में से 5 माइनस कर देंगे 6। अब इसी को फर्दर आगे अगर सॉल्व करते हैं तो इसमें तुम्हारा 301 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 296। 296 को 6 से अगर डिवाइड करोगे इक्वल टू एन माइनस वन, तो 296 को 6 से करोगे तो 6 24, 24 और 6 9 54 पॉइंट, देखो यहीं पे पॉइंट में आने लगा, आ गया 0.33 कुछ समथिंग आएगा। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 49.33, यानी कि n का वैल्यू जो है वो 50.3 चला जाएगा। अब देखो n का वैल्यू 50 पॉइंट किस में चला गया, 3 में पॉइंट आ गया। तो अगर डेसिमल तुम्हारा आ जाएगा, n का वैल्यू डेसिमल तो हो नहीं सकता है, मतलब 301 जो है वो इस एपी का टर्म नहीं है, इस एपी का टर्म नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय थ्री। कितने दो डिजिट के ऐसे नंबर होंगे जो कि थ्री से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। तो पहला नंबर तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो थ्री से डिविजिबल हो। शुरुआत से देखो ना, पहला नंबर क्या होगा, थ्री को छोड़ के, थ्री को छोड़ के पहला नंबर कौन होगा जो थ्री से डिविजिबल हो। 12, पहला टू डिजिट नंबर कौन होगा जो टू से डिविजिबल हो, 12। 12 के बाद कौन सा होगा 15, फिर उसके बाद 18, और ऐसे चलते चलते डॉट लास्ट कौन सा होगा 99। लास्ट कौन सा होगा 99। बस हम लोग को एपी पता चल गया। तो अब हम लोग इसमें हाउ मेनी टू डिजिट्स, यानी एन का वैल्यू पूछ रहा है, एन का वैल्यू निकाल दीजिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू डाल दीजिए 12, एन निकालना ही है, सॉरी एन निकालना ही है, एन माइनस वन, डी तुम्हारा 15 में से 12 जाएगा 3, ए एन तुमको दिया ही हुआ है, लास्ट टर्म 99। बस यहाँ से एन का वैल्यू आप लोग फाइंड कर लीजिए। ऐसे एन का वैल्यू मेरे ख्याल से आपको 30 आना चाहिए, एन का वैल्यू 30 है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अरे कहाँ जा रहे हैं? नेक्स्ट है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। लास्ट मतलब जैसे अभी वहां बताया गया ना कि लास्ट टर्म जो है उसको ए एन से भी डिनोट किया जाता है और एल से भी डिनोट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला भी सेम होता है, ए एन टाइम्स ए, सॉरी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले एपी क्या है। एपी हम लोग को बस पता रहना चाहिए, एपी क्या है। एपी कहाँ दिया हुआ है, 10 7 7 4 और -62, 10 7 4 डॉट 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 -62, ये तुमको एपी दिया हुआ है। तो इसमें बोल रहा है कि 11th टर्म को निकालो लास्ट से, 11th टर्म को कहाँ निकालो, लास्ट से। तो सबसे पहले तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, ए एन इज इक्वल टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या है -62, ए का वैल्यू यहाँ पे 10 है, प्लस एन माइनस वन, 7 में से 10 गया तो -3। -3 पूरे को अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा एन का वैल्यू 22 हो जाएगा, 25 25 होना चाहिए एन का वैल्यू।
25 आएगा। एन का वैल्यू जैसे ही हम लोग को 25 मिला तो 11 मतलब इस, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अब इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 25, यानी कि पूरा एपी जो है उसमें 25 टर्म्स है। अब 25 टर्म्स है इस एपी में, तो 11th टर्म जो है वो लास्ट से क्या होगा? सोचो, 25 टर्म्स है तो 11th टर्म लास्ट से क्या होगा? 11th टर्म लास्ट से 15th होगा। लास्ट से जो 11th टर्म होगा, 25 अगर टोटल टर्म्स है तो लास्ट से 11 टर्म्स गिनो ना। लास्ट से 11 टर्म्स तुम्हारा क्या हो जाएगा? अरे लास्ट से जो तुम्हारा 11 टर्म्स होगा वही ना तुम्हारा फर्स्ट से तुम्हारा 15 टर्म्स होगा। जो शुरुआत से तुम्हारा फर्स्ट 15 टर्म्स होगा वही लास्ट से तुम्हारे 11 टर्म्स होगा। तो जो, यानी कि हम लोग को 15th टर्म पूछ रहा है, 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट कौन होगा? 15th, यानी ए 15 हम लोग को पूछ रहा है तो ए 15 कर देंगे। n माइनस वन इंटू डी, ए 15 निकालना है तो ए का वैल्यू तो हम लोग को पता ही है 10, या 10 डाल दो। 15 माइनस वन 14 इंटू -3, इस पूरे को सॉल्व कर दीजिए। ए 15 का वैल्यू मेरे ख्याल से आपको -32 शायद होना चाहिए, देख लेना। शायद इसका आंसर है -32 होगा। -32 इज योर आंसर। समझ में बात आ गई? चलिए अगला देखते हैं। A sum of 1000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do this interest form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. अब देखो इस क्वेश्चन में देख रहा है कि पहले इसमें ये देखो कि इसमें अमाउंट कितना है, मतलब प्रिंसिपल क्या है। सिंपल इंटरेस्ट पढ़े होगे, प्रॉफिट लॉस ये सब वाला। तो 1000 अमाउंट दिया हुआ है, इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पता है? सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया जाता है तो सबसे पहले वहां जो इन्वेस्ट किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, तो सबसे पहले देखो कि इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट तुम्हारा है 1000 गुने 8/100, यानी कितना है? 80 रुपया का इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट जो है पर ईयर, यानी हर साल के दौरान जो है 8% क्या होता है? 8% सिंपल इंटरेस्ट पर साल लगता है। तो कितना इंटरेस्ट जो है साल के आखिरी में लगेगा? और क्या ये जो इंटरेस्ट लग रहा है ये एपी बना रहा है? क्या ये इंटरेस्ट एपी बना रहा है? अगर बना रहा है तो इंटरेस्ट को फाइंड कीजिए 30 साल के आखिरी में। ठीक है, तो पहले साल पे इंटरेस्ट कितना लगा है? 80 रुपया। दूसरे साल पे कितना लगेगा? 80 में क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई तो 160। उसके फिर तीसरे साल पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? अरे फिर 3 साल पे कितना आ जाएगा? 3 साल पे तो 80 में फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तुम्हारा हो गया 160। फिर 80 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। फिर 80 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320। यानी अब देखो एपी तुम्हारा यही बन रहा है 80, 160, 240, 320 और ऐसे डॉट 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 डॉट। अब इसमें कॉमन डिफरेंस तुम्हारा क्या होगा? 80, और फर्स्ट टर्म भी क्या है? 80। ये तुमको पता चल गया 80, कॉमन डिफरेंस तुमको पता चल गया 80। अब इसमें और कुछ हमको बताने का जरूरत है। हमको बोल रहा है कि सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स। 30 साल के अंत में कितना इंटरेस्ट होगा? तो 30 साल के लास्ट में कितना अंत होगा? ये तो मुंह जवानी बन गया। 80 जो है उसमें 30 साल, यानी 3 साल पे इतना लग रहा है तो 30 साल में 80 गुने 30 कर दो। यहीं से वैसे तो बन गया। एपी का जरूरत नहीं था लेकिन एपी से बोल रहा है बनाने को, तो 80 गुने 30 2400।
तो इंटरेस्ट कितना होगा 3 साल के अंत 30 साल के अंत में 2400। Next question, in a flower bed, there are 23 rose plants in the first row, 21 in the second, and 19 in the third, and so on. There are 5 rose plants in the last row. अच्छा, last row में 5 row rose plants है, तो how many rows are there in the flower bed? Flower bed में कितना rows होंगे? अच्छा बात है, देखते हैं। तो सबसे पहले एपी देखो, पहले में कितना है 23, फिर कितना है 21, फिर कितना है 19 और डॉट 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 5 तक है। एपी तुमको पता चल गया। हम लोग को बोला हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, यानी एन का वैल्यू पूछ रहा है, तो एन का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो एन का वैल्यू निकाल सकते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद ए एन वाला, ए एन का वैल्यू है 5, तो 5 इज इक्वल टू ए का वैल्यू है 23, 21 में से 23 को घटा देंगे -2, सॉरी एन का वैल्यू तो हम लोग को निकालना ही है, एन का वैल्यू -1 और -2, तो यहाँ से एन का वैल्यू तुम लोग सॉल्व कर लो। 23 तो इधर जाएगा कितना, तो ये 10 हो जाएगा एन का वैल्यू। समझ में आया? Next question है, for what value of n are the nth term of the two AP 63, 65, 67 and इतना दो AP दिया हुआ है, उन दो AP में पूछ रहा है कि nth टर्म कैसे होगा। अब इसको यहाँ पे समझो। क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे समझाते हैं। देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म, दो AP तुमको दे दिया ना, दो AP दिया हुआ है 63, एक दिए दिया है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, और एक दूसरा एपी दिया हुआ है तुमको 3, 10, 17 बस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें एन का क्या वैल्यू होगा कि ये दोनों एपी जो है वो सेम हो जाए, यानी फर्स्ट एपी का जो nth टर्म होगा वो सेकेंड एपी के nth टर्म के बराबर, यानी a प्लस एन माइनस वन टाइम्स जो d होगा वही इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन टाइम्स d। यही बोलना चाह रहा है ये, सिंपल क्या बोलना चाह रहा है, यही बोलना चाह रहा है कि जो nth टर्म होगा दो एपी का वो इक्वल हो जाए। तो देखो, इधर से ये a, इधर से ये a, तो पहले हिसाब इसका nth टर्म क्या होगा, इसका nth टर्म क्या होगा, क्या होगा बता। कॉमन डिफरेंस क्या है 2, तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो तुम्हारा इसका a ही था। अच्छा, दोनों का a कैसे काट दिया, सॉरी। अब इसका फर्स्ट टर्म देखो, इसका फर्स्ट टर्म क्या है a 63, यहाँ पे 63 प्लस n क्या है तुम्हारे 65 में से 63 को घटा देंगे तो 2 माइनस 1, और d तुम्हारा 1 ही हो जाएगा, और d तुम्हारा क्या है 2, तो 2n हो जाएगा। 63 प्लस, हाँ ठीक तो था मैंने। अब देखो ये हो गया, तो इसका ये निकाल देंगे 63 एन निकालना ही है ना, तो एन माइनस वन और डी क्या है 2n, तो 2n 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू ए, इसमें क्या है 3 प्लस एन माइनस वन, 10 में से 3 किया तो क्या होगा -7, तो यहाँ पे 3 प्लस -7n प्लस 7, तो 10 माइनस रुको 63 माइनस 2 तो 61 प्लस 2n हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 7n प्लस 7n प्लस 7n होगा, और यहाँ पे ना माइनस होगा,
तो हाँ ठीक था। यहाँ पे -7 होगा, माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा उधर, यानी कि यहाँ पे 7n-4। अब ये दोनों टर्म तुम्हारा इक्वल हो गया। अब यहाँ से n का वैल्यू तुम निकाल लो, तो n का वैल्यू मेरे ख्याल से आ जाएगा 61, 4 उधर जाएगा 65, 65 और यानी 13 5 देना चाहिए। 13 5 हो जाता है, n का वैल्यू 13 आ गया। बस समझ में आया। मतलब उसमें दोनों टर्म को इक्वल कर दो, आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है तुम्हारा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। अब सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स का फॉर्मूला कुछ कुछ होता है, वो यहाँ हम लिख देते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला होता है, तीन फॉर्मूला याद रख सकते हैं। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख ही दें क्या, दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। और तीसरा फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n टाइम्स n प्लस 1 टाइम बाई 2। ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला तब याद आता है जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तब सम निकालना हो। सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स अगर याद रखना हो, उसका प्रूफ भी अभी हम बता देंगे। सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उसके लिए ये है। अगर सम ऑफ टर्म्स निकालने मतलब तीनों जो है एक दूसरे के बराबर है, और तीनों में से आप जो है अगर जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से आप क्वेश्चन के हिसाब से निकाल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये चीज को थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर थ्री नंबर्स जो है वो एपी में दिया हो तो उसको ऐसे लिखेंगे a-d a+d। फोर नंबर्स अगर एपी में दिया हो तो a-3d a-d a+d और a+3d। फाइव नंबर्स दिया हो तो a-2d a-d a+d और a+2d। अगर हम लोग को जैसे मान लो क्वेश्चन में दे कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन मान लो देता है जैसे विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, फर्स्ट निगेटिव टर्म। फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा, किसी भी एपी का, कोई भी एपी दिया हुआ है मान लो, तो उसका फर्स्ट निगेटिव टर्म निकालने के लिए जो एन होगा, जो निगेटिव टर्म होता है वो जीरो के पहले होता है। जीरो के जो जीरो से जो लेफ्ट साइड में होता है वो निगेटिव टर्म्स होते हैं। इंटीजर पढ़े हो ना, तो इंटीजर में जीरो से लेफ्ट साइड में निगेटिव टर्म और जीरो से राइट साइड में पॉजिटिव, यानी जीरो से वो छोटा होगा। यही तुम्हारा फर्स्ट निगेटिव टर्म, यानी ए एन a+n-1 इंटू डी, ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पे वो जीरो से छोटा होना चाहिए, और वही जो टर्म होगा तुम्हारा फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। समझ में आया। चलिए, तो हम नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं फटाक से। अरे बाप रे बाप, बड़ा लंबा चक्कर लग जाता है नहीं। चलिए जल्दी क्वेश्चन करते हैं, आइए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। तो फर्स्ट 22 टर्म्स का निकालना है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 2 टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्ट 22 टर्म्स यानी फर्स्ट 22 मतलब वही पहले 22 टर्म का सम निकालना है। तो S22, तो यहाँ हो जाएगा 11 और 2a 2 8 जा 16 प्लस 22 माइनस 1 21, और d क्या हो जाएगा, 3 में से 8 गया -5, तो d क्या हो जाएगा 21 इंटू -5, यही होगा। 11 16 माइनस 105, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आएगा 16 घटा
हाँ ठीक है, 89 में 16 जोड़ दोगे, 89 में 10 जोड़ोगे तो 99, 99 में 6 जोड़ दो। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 11 इंटू 89, जो कि माइनस में आएगा। अब इसी को बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब मल्टीप्लाई भी करना होगा, ये तो कर लेना अपना भाई, जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। तो ये बात समझ में आया। फर्स्ट 22 टर्म्स कैसे निकालेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगा के। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, है ना। फर्स्ट 14 टर्म्स जो दिया है किसी, मतलब इसमें सम तुमको दी दिया है, फर्स्ट 14 टर्म्स का सम दिया हुआ है 1050, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज ए। और जो एपी के फर्स्ट 14 टर्म्स का जो सम दिया है, उस एपी का पहला टर्म है तुम्हारा 10। तो हम लोग को बोल रहा है उसका 20th टर्म निकालो। तो सबसे पहले S14, तो हम लोग n तो निकाल लें, n पता चल जाएगा। तो उसके बाद हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे तो हम लोग को उसका 20 टर्म भी पता चल जाएगा। एस एन निकालो, तो S14 क्या करने वाले थे, हाँ S14 निकालो तो ये हो जाएगा रुको रुको रुको, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लिखने का तो जरूरत है नहीं, जल्दी से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 और 20 प्लस 14 टाइम्स तुम्हारा होगा, हाँ, प्लस 13d हो जाएगा, है ना। और ये तुम्हारा किसके बराबर है, ये तुम्हारा 1050 के बराबर। अब 7 को इधर भेजो, 20 प्लस 13d, जल्दी करो, 1050 यहाँ पे आएगा तो तुम्हारा हो जाएगा 7 से तुम्हारा ये कट जाएगा कितने बार में, 150, 150, एक 13d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 130। डी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 10, डी का वैल्यू 10 निकल गया। तो ए कितना बोला है 20 निकालने को, तो ए 20 निकालेंगे, ए 20 निकालने को बोल रहा है, तो जल्दी से डी का वैल्यू पता है, ए 20 क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू तो हम लोग को पता है 10, 10 प्लस एन माइनस 1, डी पता चल गया है 10, ए 20 निकालना है, 20 डालो, ए 20 तुम्हारा हो जाएगा 10 प्लस 190, 190 में 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा तुम्हारा 200, यानी ए 20 तुम्हारा क्या हो गया 200। समझ में आया। How many terms of the AP must be taken so that their sum is 78? उसका सम क्या हो जाए 78 हो जाए, यानी कि तुमको इसमें ए भी पता है डी भी पता है, S78 कितना टर्म्स हो जाए, यानी n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ए का वैल्यू डाल दीजिए, है ना, इसमें से इसको घटाएंगे डी पता चल जाएगा, एन का वैल्यू हम लोग को निकालना ही है, तब इसके आगे हमको बताने का जरूरत है। सम दिया हुआ है 78, बस अब इसके आगे सॉल्व कर लीजिए आप लोग। वैसे इसमें बता देते हैं, एन का वैल्यू मेरे ख्याल से इसमें आपका सॉल्व भी कर देंगे, एन का वैल्यू इसमें दो आएगा, 4 और 13 दोनों में, दोनों आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एन का दो वैल्यू आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द, इसको यहाँ बताते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो याद करो, सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स को निकालने का सबसे अच्छा तरीका हम बताए थे, एस एन इज इक्वल टू n टाइम्स n प्लस 1/2। यहाँ n क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, बस यहाँ पे 1000 डाल दो, n के साथ 1000, 1000 प्लस 1 101/2
2 से इसको काट देंगे, 500, और यहाँ पे हो गया 500, 5,05,000, इतना तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो गया। और एन पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रूफ भी हम बोल रहे थे, बता देते हैं। तो देखो प्रूफ बताते हैं, अब इसी में प्रूफ भी समझ लो। जैसे मान लो कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का बोल रहे हैं ना प्रूफ, जैसे मान लो फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 डॉट 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 एन तक ले लिए। अब इसमें तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए 1, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा, तो ए पता चल गया, डी पता चल गया, दोनों पता चल गया। तो सम क्या हो जाएगा इसका, सम क्या हो जाएगा, ए एन सम जो है इसका क्या हो जाएगा, एस एन का सम हो जाएगा तुम्हारा 1 एन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, ये जो हम सम लिखते हैं, सम मतलब क्या होता है, ये जो हम ये जो एपी है इसी का सम, इसी का सम ना, यानी 1 + 2 + 3 डॉट 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 n प्लस n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होगा इसका मतलब। यानी कि अब यहाँ पे एक काम करो, सारा का वैल्यू पुट करो, वैल्यू सबका पुट कर दो। तो इसमें वैल्यू अगर पुट करोगे, डॉट 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 प्लस एन, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो n/2, ए का वैल्यू 1 रहेगा, तो यहाँ पे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 2 प्लस एन का वैल्यू तो हम लोग को पता नहीं है, डी भी 1 है, तो n-1 ही रहेगा, है ना, 2 + n-1। अब 2 में से यहाँ 1 गया तो 1 1 रहेगा, 1 रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब एकदम ध्यान से देखना, 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस एन इज इक्वल टू n/2 रहेगा, और 2 + n-1 यही रहेगा। और यहाँ से अब एक चीज देखो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा n+1, यहाँ पे n+1 होगा, और यहाँ पे 1 + 2 यहाँ पे भी है और इधर भी है। हाँ, तो इसी को हम लोग फर्दर आगे सॉल्व कर देते हैं, तो n/2 और यहाँ पे n+, वही बच गया एस एन, ये होगा सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन एक और है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, 24 terms of the list of number whose nth term is given by इतना। nth term दिया हुआ है ना, इसका मतलब यही है, ए एन तुमको दे दिया कि इस फॉर्मेट में होगा ए एन, तो यानी कि A1 तुम्हारा क्या होगा 3 + 2 5, A2 क्या हो जाएगा 3 + 4 यानी कि 7। अब इसके बाद तुमको क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑफ नंबर, है ना, तो एपी इससे पता चल जाएगा तुमको, 5 7, 7 में से 5 किया कितना बचेगा 2, 7 + 2 9, ऐसे ही चलता जाएगा। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, तो S24 निकालना है तुमको, निकाल लीजिए। समझ में आया। उसका नेक्स्ट है, ए मैन्युफैक्चरर of TV sets produces 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year. वो तो इंक्रीज करेगा, ये भी दे रहे हो, इंक्रीज नहीं करेगा। तो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन 10th ईयर में भी निकालना है, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 years। ओके ओके,
इस क्वेश्चन को थोड़ा हम कैसे समझें, यहाँ तो नहीं समझ पाओगे। तो अब यहाँ बताते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ है, हम यहाँ पे समझा देते हैं क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं बचे। क्वेश्चन बोल क्या रहा है समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि हर साल ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूसर 600 सेट जो है वो हर थर्ड से इन द थर्ड ईयर, तीसरे साल में 600 सेट्स जो है वो टीवी सेट का प्रोड्यूस हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ। और 700 जो है वो 7 ईयर में यानी 7 साल में हुआ। तो अगर प्रोडक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली जो है फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज करता है, तो फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ होगा, 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ होगा, और फर्स्ट 7 ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ होगा। तो देखो, अगर हम लोग इसमें देखें तो थर्ड ईयर में तुम्हारा कितना हुआ है, एक ए थ्री कितना हुआ है तुम्हारा 600, यानी A+2D तुम्हारा कितना हुआ है 600 हुआ है। A+2D कितना हुआ है 600 हुआ है। और A+6D यानी A7, ये 700 वाला, A+6D ये तुम्हारा कितना हुआ है 700। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, ए और डी का वैल्यू निकाल लो। तो माइनस माइनस इसमें से इसको घटा दिए, तो यहाँ से तुम्हारा -4D = -100। तो यहाँ से 4D और 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए बस। 4D, डी का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा। डी का वैल्यू होगा यहाँ पे 25। डी का वैल्यू पता चल गया, एक में पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू वैसे 550 होगा, ए का वैल्यू भी पता चल गया। अब फर्स्ट ईयर का तुमको प्रोडक्शन बोल रहा है, किसमें बोल रहा है फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा 550 ही होगा। सेकेंड ईयर 10th ईयर में पूछ रहा है, यानी ए कितना बोल रहा है 10, तो A10 तुम्हारा क्या होगा A+9D। तो ए का वैल्यू तुमको 550 +9 × 25, यानी कि 775 हो गया। और टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, टोटल प्रोडक्शन मतलब क्या बोल रहा है, उसका सम निकालने को। तो S7 तुमको दे दिया। S7 क्या होगा फर्स्ट 7 ईयर में 7/2, 2 × 550 +6 × 25। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। S7 हो जाएगा तुम्हारा 1375। समझ में आ गया, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द A1 A2 and AN form the AP where AN is defined as below। AN = इतना है और A2 = इतना है। also find the, तो AP तो बिल्कुल, अगर देखो AN का भी सेम वैल्यू वैसे ही पता करो। AN का AN = क्या दिया 3+4 है, यानी A1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, A1 3+4 7, A2 तुम्हारा क्या आ जाएगा 4 × 2 = 8, 8 11, A2 क्या आ जाएगा 11। तो बिल्कुल ये AP तो फॉर्म करेगा, दोनों AP फॉर्म करेगा क्योंकि दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम होगा। और उसके बाद बोल रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालिए हर केस में। तो पहले का पहले पता कर लो। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो तुम्हारा यहाँ पे हो गया 7 इस AP में फर्स्ट के लिए। A का वैल्यू 7 और D का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11 में से 7 गया, कितना बचेगा 4। और N का वैल्यू 15 हो गया। तो अब यहाँ इतना से तुम SN निकाल लो, N/2, तो 15/2 2A, यानी 14 × 4,
56, ठीक है, 6 4 10 और 1 60, 30, 15 दिया 525 हो जाना चाहिए शायद। 6 4 10 5 1 6 1 7 70 और 70 तो कितना हो गया 35, 15 गुने 35 525। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स फर्स्ट केस में जैसे निकाले उसी तरह से सेकंड केस में भी निकाल दीजिए, सिंपल। ए एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 9 माइनस 5n, यानी A1 तुमको कितना है 9 माइनस 5 यानी A1 तुमको 4 है, फर्स्ट टर्म तुम्हारा 4 होगा, सेकंड टर्म का 5 टू द 10 माइनस 1, A2 तुम्हारा -1 होगा, A2 तुम्हारा क्या होगा -1। अब इसमें से कॉमन डिफरेंस तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा कितना, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा मेरे ख्याल से -1 -4 -5, कॉमन डिफरेंस -5 का क्या है, n का वैल्यू 15 है, इतना चीज दे दिया। अब इसके बाद आप लोग इसमें भी फर्स्ट 15 टर्म्स निकाल लो, इसका फर्स्ट 15 टर्म्स वैसे आएगा इस वाले का S15 फर्स्ट क्या आएगा शायद -465 आएगा, समझ में आया? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 में समझ गए होगे। देखते हैं आगे भी कुछ है, नहीं खत्म हो गया आपका। एपी भी मैंने आप लोग का क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आने वाले अपडेट के लिए। तब के लिए थैंक यू, बाय।